ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करो, फिर फेरोमैग्नेटिक करेंगे जो लास्ट आपका मटेरियल है। ठीक है, तो देखो, मान के चलो कि टोरॉइड है। टोरॉइड जानते हो क्या था हमारा? टोरॉइड याद है किसी को? जब हमारे सोलेनॉइड सर्कुलर मोशन में हम कंसीडर करते हैं उसको, राइट। साथ साथ बनाओ। ऐसे पूरा का पूरा है, ठीक है। देखो, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है बच्चों इसमें। जो एन है यहाँ पे वो दे रखे हैं 400 टन दे रखी है। ठीक है, जो रेडियस दे रखा है यहाँ पे बच्चे, रेडियस दे रखा है R = 20/π सेंटीमीटर। ये दे रखा है, R = 20/π सेंटीमीटर। ठीक है ना। फाइंड फर्स्ट। फर्स्ट निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालना है। और सेकंड निकालना है बच्चों आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। निकालो जल्दी से, जल्दी से करो बच्चे, दोनों के दोनों। जल्दी करो ये काम। इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इसका? याद है किसी को? है यू नॉट एन। म्यू नॉट एन आई, करेक्ट। और ये ध्यान दे दो, मैं पहले बता रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कैपिटल एन दे रखा है। जहाँ पे म्यू नॉट एन आई होता है वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। बहुत आराम से कैलकुलेट करना है, गड़बड़ी मत कर देना। एच निकालना है, एच। एच निकालना है तो ध्यान से निकालना। तो क्लास में ले लो कॉल आ रही है, क्या कह रहे हो? है, रवि की कॉल आ रही है, क्लास में ले लो। किसकी कॉल आ रही है? रवि की। राहुल की? कौन राहुल? रवि। गर्वित की? कर लिया ज्वाइन।
हाँ भाई बच्चों, कैसे करेंगे इसको? देखो, पहले निकालेंगे बी नॉट। बी नॉट का क्या होता है फॉर्मूला? अभी आपने बताया सर, बी नॉट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन इंटू आई। सर यहाँ पे कोई आपने अलग से तो कुछ बोला नहीं, तो म्यू नॉट रहेगा। सर एन कैसे निकालें? एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो याद कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एन डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ कितने हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 पाई रेडियस आर, और यहाँ पे हो जाएगा आई। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, सॉरी म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू है 400, आई की वैल्यू है 2, डिवाइडेड बाय 2 पाई, आर की वैल्यू है सर 20/पाई, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻², क्योंकि मीटर में लेना है। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 240 से 10 टाइम्स कैंसिल, तो कितना निकल गया, 20 इंटू 80 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये निकल रहा है, चेक करो एक बार, ये निकल रहा है सबका, ठीक है। ये आ गया बी नॉट आपका टेस्ला। अब आपको पता है, मैंने बताया था एच क्या होता है बच्चों, एच होता है ब्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट। तो 80 तो पाई 845 इंटू, आएगा। है, ये 10⁻⁻2 845। भी तो है, अच्छा हाँ, 10⁻⁻2 तो ऊपर जाके 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 4 पाई से ये कट गया, कितने से बच्चे, 2 से कट गया, ये कट गया 200, और तो कुछ नहीं है ना। एक 10 ये भी तो भूल गया मैं, 10, एक 10 ये भी भूल गया मैं, ये 10, तो 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 लगा कितना आ दीजिए। जाएगा, हाँ 2000 आ जाएगा, 2000 एम्पियर पर मीटर। ये आ गया आंसर, बस खत्म। सर आपने जाई निकालना है, जाई तो निकालना है। सर जाई के लिए कुछ वैल्यू तो दो, जाई के लिए और कुछ वैल्यू गिवन है क्या? सर और तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो जाई के लिए आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। सर आई की वैल्यू कैसे निकालते, याद करो। आई होता है सर बी इंड्यूस्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई। सर आई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं आई की वैल्यू दे रहा हूँ, लिखो गिवन आई इक्वल टू, गिवन है 4.8 10⁻⁻8 एम्पियर पर मीटर, ये आई गिवन है। तो सब्सट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है बच्चों, आई अपॉन एच। आई है 4.8 10⁻⁻8, एच निकाला आपने 2000, तो जाई की वैल्यू बहुत ही कम आएगी, अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10⁻⁻5। क्या ये सर पॉजिटिव है? यस। पर ये क्या सर बहुत ही कम वैल्यू है? यस। तो आप देखेंगे अभी तक हमने दो ही केस पढ़े, एक पढ़ा है बच्चों डायमैग्नेटिक, एक पढ़ा है पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में आपने ये देखा बच्चों, सारी की सारी जाई की वैल्यू नेगेटिव निकल के आती है। तो अलग ही केस होगा, नेगेटिव होगा तो वहीं से चीजें पता चल जाती है। लेकिन अगर वैल्यू पॉजिटिव है और नियरर टू जीरो के आसपास है, मतलब कि है तो वैल्यू पॉजिटिव लेकिन जीरो के आसपास है, तो उस मटेरियल को बोलेंगे बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल बोलेंगे बच्चों उसको? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो सर फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जाई की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सर ज्यादा का मतलब कैसे वैल्यू ज्यादा होती है, सोचो तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले से सोचते हैं। सर फॉर्मूला है आपका जाई इक्वल टू आई अपॉन एच। सर एच तो आपके ऊपर डिपेंड है, जितना मैग्नेटिक फील्ड डाल दें, सही बात है। तो एच तो बच्चे डिपेंड हो गया जो हमने एक्सटर्नल फील्ड डाली, ठीक बात है। लेकिन जाई तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, और मटेरियल की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से निकालते हैं। यस सर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसकी ज्यादा होगी, उसकी जाई की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? जिसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा, उसकी ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब सर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला पता है किसी को? सर वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम। तो इसका मतलब जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। इसका मतलब कि इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू फर्स्ट केस विल बी हाइयर। तो सर कैसे आती है, अब ये देखते हैं। देखो, अब लिखो पैरामैग्नेटिक, पहले लिखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे लिखो।
अच्छा एक बात सुन लो, कल मैं डाउट दो जो शीट करी है आपने, ठीक है, तो उसके मैं डाउट लूंगा कल 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, आधे पौने घंटे के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, आपको ही ज्वाइन करना बस। दो जो आपको शीट भेजी थी उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, ठीक है। और आपके इसके कोई भी डाउट फिर भी कोई आता तो ज्वाइन करके आप डाउट पूछना, ठीक है। फिर मैं आपको एक और शीट भेजूंगा, वो आपको परसों क्लास में करके आनी है। क्लियर है सभी को? ठीक है। तीसरा डीपी भेजूंगा, वो आपको करके आनी है परसों क्लास में। और एक चौथी और भेजूंगा, वो आपको संडे को करके आनी है। बस ये 4 शीट भेजूंगा टोटल, तो आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे लेवल। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया? सब ठीक है। ठीक है, तो लिखो बच्चों फिर। लिखो फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं बच्चों आपके? होता है एक तो आयरन, निकल, कोबाल्ट होता है, ठीक है। कॉपर किसमें था आपका? स्टार्टिंग वाले केस में था, ठीक है। आयरन, निकल, कोबाल्ट था, ठीक है। इसमें लिखो क्या होता है इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस atoms has atoms has non-zero magnetic dipole moment. Atom has non-zero magnetic dipole moment. Atom has non-zero magnetic dipole moment similar to paramagnetic material. Similar to paramagnetic atoms, ऐसे लिखो, पैरामैग्नेटिक एटम्स। तो जो एटम आपके फेरोमैग्नेटिक में थे, जैसे उनके पास नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था, ऐसा ही पैरामैग्नेटिक में था। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखो उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। आपने देखा था कि सबसे पहले देखा था आपने डायमैग्नेटिक, जल्दी से देखते, डायमैग्नेटिक में आपने क्या देखा था कि सारे के सारे मटेरियल किसी के पास भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नहीं था। लेकिन जैसे ही हम पैरामैग्नेटिक में आए, पैरामैग्नेटिक में देखा बच्चों हमने कि रैंडमली इंडिविजुअल एटम्स के पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट था, ऐसा पढ़ा हमने, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चों फेरोमैग्नेटिक में आते हैं तो फेरोमैग्नेटिक में बच्चे डोमेन बनते हैं। डोमेन मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ एरिया ऐसा बन जाता है जहां पे उस एरिया में सभी का एक ही डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों? एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं ये एरिया ले लूं तो इस डायरेक्शन में सभी का एक ही डायरेक्शन में होगा, जितने भी इसके अंदर मैग्नेटिक एटम होंगे उन सबका एक ही डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। फर्दर भी मैं अगर मैं डिवाइड करूं ऐसे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं बच्चों इंडिविजुअल डोमेन। क्या बोलते हैं इनको? इंडिविजुअल डोमेन। इंडिविजुअल डोमेन में सभी डायपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड डोमेन्स। बना लिया बच्चों ये? बना लिया डायग्राम? यस लिखो इन फेरोमैग्नेटिक, इन फेरोमैग्नेटिक, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं या सर्सन रीजन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। तो लिखो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस quantum phenomena is occur, quantum phenomena is occur, quantum phenomena is occur in which nearby atoms, in which nearby atoms interact with each other, in which nearby atoms interact with each other and aligned along same direction, and aligned along same direction। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों? अलाइंड हो जाते हैं। This atomic group is known as domain. This atomic group is known as domain. This is occur due to exchange coupling. This is occur due to exchange coupling. अब लिखो नेक्स्ट लाइन से फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म पे क्या होगा ये देखो, यहाँ पे तो बी एक्सटर्नल आप बना लो ना, यहाँ पे
बी एक्सटर्नल आपका 0 है। तो यहाँ पे बच्चे एम एटम का क्या होगा, आप बोलोगे एम एटम का डायपोल मोमेंट तो नॉन जीरो, लेकिन एम ऑल का डायपोल मोमेंट क्या होगा आपको पता, रैंडमली तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, एम टोटल तो आपका जीरो ही, एम ऑल तो जीरो ही यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं बच्चों उसको एक्सटर्नल फील्ड में डालूंगा, जैसे इसके आसपास आपका मैग्नेट लेके आऊंगा या कॉइल लेके आऊंगा, या मैंने एक सोलेनोइड ले लिया, तो क्या होगा उस केस में देखो, उस केस में देखते हैं देखो। तो जैसे मैं बच्चों लेके आऊंगा इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लेके आऊंगा, तो जो मैंने डोमेन बनाए थे ना, इसमें दो केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं। केस वन, कि जितने भी ये थे ना आपके डिफरेंट डिफरेंट थे, ये सब अलाइंड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद करो, जो भी जो कहीं पे भी था, किसी भी डायरेक्शन में था, सारे के सारे इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए। पहला केस एक ये भी बन सकता है। ठीक है, ये आपकी क्या है बच्चों, यहाँ पे बी एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आपकी बी इंटरनल है। तो आपकी बी टोटल कितनी हो गई, बी टोटल हो गई बच्चों बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल या फिर इंड्यूस्ड। और आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, बी इंटरनल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई, और एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एच। म्यू नॉट कब लेना है, ठीक है, और बी टोटल पता है म्यू इंटू एच होता है। म्यू क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू, और ये हम पहले डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ तक बताओ सभी को क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ये और नो? यस सर। एक कोई क्लियर हुआ है क्या? हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस ये भी बन सकता है क्या सर? सेकंड केस हो सकता है बच्चे, जो उस डायरेक्शन में थोड़े ज्यादा लाइन थे ना, वो थोड़े बड़े साइज हो जाएंगे और बाकी सब छोटे छोटे हो जाएंगे। तो देखो, अगर मैं देखो इस डायरेक्शन में कौन कौन से, देखो इस डायरेक्शन में एक ये लग रहा है, और थोड़ा मुझे ये लग रहा है इस डायरेक्शन में। बाकी देखो ऊपर या नीचे है तो बैक साइड, अभी बैक साइड है तो सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, और ये दोनों बड़े बड़े हो जाएंगे। तो कुछ देखा गया है ऐसे कि इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसका साइज कम, इसका साइज कम, इसका साइज तो और भी कम। ठीक है, तो अलाइन तो डिफरेंट एंगल में हो सकते हैं, ये ट्राई करेंगे इस डायरेक्शन में आने की, पर कर नहीं पाते, प्रॉपर प्रॉपर कर नहीं पाते, बल्कि इसी डायरेक्शन में बनाना चाहिए। पर ये थोड़े स्मॉल साइज के होते हैं, उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, पर ये तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बन जाएंगे, और ये बड़े भी हो जाएंगे। इनको बोलते हैं ग्रोथ डोमेन। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ डोमेन बोलते हैं उसको, ग्रोथ डोमेन। यहाँ पे मतलब कि आपका जो डोमेन है ना, वो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल। वहां पे देखो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे सारे के सारे अलाइंड हो रहे थे। तो ऐसे दो केसेस बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि फेरोमैग्नेटिक में भी कैसे कैसे डिपेंडिंग कर रहा है, कैसे कैसे मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल है। तो लिख लो, इन डोमेन ग्रोथ, डोमेन विच आर अलाइंड टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, domain which are aligned to external magnetic field will grow in size, comma, will grow in size, and other size will be decreased, and others size will be decreased। दूसरों का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर होगी सभी को, यस और नो? क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब ये देखा गया कि जैसे ही मेरी यहाँ पे इंटर मैग्नेटिक बहुत ज्यादा बढ़ती है। अब आपको पता है, जब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे बनाना आपको, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, आई आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और आपको पता है जाई का फॉर्मूला क्या होता है, जाई का फॉर्मूला होता है आई अपॉन एच। तो आई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो जाई की वैल्यू भी क्या हो जाती है बच्चों, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर मैं कंपेयर करूं जाई ऑफ डायमैग्नेटिक, सबसे छोटी वैल्यू, फिर पैरामैग्नेटिक, और फिर फेरोमैग्नेटिक।
याद रखना है आपको। डाया पैरा फेरो। क्लियर है? जी बच्चों, तो फेरोमैग्नेटिक में ना बच्चों दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उस टाइप के मटेरियल होते हैं जिनको मैंने मैग्नेटाइज कर दिया ना, तो इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होते वो। दोबारा सुन लो। अगर मैंने उन मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइज सर कैसे कर सकते तुम बताओ? सर बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जैसा अभी आपने पहला केस देखा है, इन वाले केसेस में पहला या दूसरा कोई भी हो, अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाता हूं, तो वो मटेरियल अभी भी अगर मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं तो उनको बोलते हैं बच्चों हार्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल। और सॉफ्ट कौन से होगा बच्चों? सॉफ्ट हो जाएंगे जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हैं। तो आपको याद है आपने 10th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सर अगर जब भी हम आयरन को लगाते हैं तो आयरन तो सर एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि अगर मैंने उसको मैग्नेटाइज कर दिया तो आप याद करो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। वो हमेशा चुंबक की तरह काम करता रहेगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है? तो इजिली मैग्नेटाइज नहीं होता है, इसलिए आयरन एक तरीके का हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मटेरियल है। लेकिन अगर मैं उसकी जगह सॉफ्ट आयरन को निकल यूज कर रहा हूँ, निकल मैंने आपको देखो निकल भी करवाया। निकल एक सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। वो क्या काम करता है? उसको मैंने मैग्नेटाइज कर दिया एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे ही मैं वहां से मैग्नेटिक फील्ड हटा दूंगा तो खुद ही अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अपने आप ही क्या हो जाएगा बच्चों? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। तो लिखो, लिखो, फर्स्ट लिखो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखो जल्दी जल्दी इसमें। लिखो इन हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें लिख लेना है कौन कौन से होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लिख लो। एलॉय होते हैं, ठीक है? कोबाल्ट होता है आपका, आयरन होता है। यहाँ पे लिखो इन हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, if we remove the external magnetic field, if we remove the external magnetic field, domains domains will remain aligned, domains will remain aligned in the previous direction, in the previous direction, as they were as they were in the presence of external magnetic field, as they were in the presence of external magnetic field. Next line say hence
there is permanent magnetization, hence there is permanent magnetization and there is permanent magnetic dipole moment in it, and there is permanent magnetic dipole moment in it. Thereby it behaves as permanent bar magnet. Thereby it behaves as permanent bar magnet. तो किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों? परमानेंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इजिली, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज it means after removing the external magnetic field, after removing the external magnetic field, after their magnetization will become zero, their magnetization will become zero. Magnetization मैंने बताया था, what do you mean by magnetization? Intensity of magnetization। और I जीरो हो जाएगा तो भैया B induced भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। Their magnetization will become zero। एग्जाम्पल लिख लो, सॉफ्ट में कौन कौन से तो लिख लो। निकल आयरन एलॉय, निकल आयरन एलॉय, निकल आयरन एलॉय होता है। सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर होता है आपका। ठीक है। लो कार्बन स्टील होता है, लो कार्बन स्टील। कार्बन के लिए जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी बच्चों, उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइज को क्या करता है, मैग्नेट फील्ड को क्या बोलते हैं, रिटेन करके रखेगा, देर तक रिटेन करके रखता है, इसलिए यहाँ पे बोला लो कार्बन स्टील। अब लिखते हैं हार्ड, हार्ड में लिखो, हार्ड में लिखो बच्चे, हार्ड में होता है एल्किनो, एल्किनो का मतलब एल्यूमिनियम कोमा निकिल कोमा कोबाल्ट, ये अलग अलग नाम है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एल्किनो। एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट इंडिविजुअल भी काम करते हैं। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों? हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ना एक आई साइंटिस्ट जिसका नाम था क्यूरी। क्यूरी बच्चों बहुत ज्यादा फेमस थी, क्योंकि उसको भी नोबेल प्राइज मिला, उसके हस्बैंड को भी मिला, उसकी शायद बेटी को भी मिला, उसके दामाद को भी मिला। तो बहुतों को इनको नोबेल प्राइज मिला था साइंस में, साइंस बोलूंगा तो पर्टिकुलर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुतों को इनको नोबेल प्राइज मिला। बहुत फेमस फैमिली रही है, आप सुनोगे कभी बैकग्राउंड इनका। तो क्यूरी टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर दिया उसने जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बहुत ज्यादा देखते हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी देखते हो, मटेरियल ब्रांच में भी जब आप देखोगे तो क्यूरी टेम्परेचर आता ही आता है कॉन्सेप्ट। तो क्यूरी ने क्या बोला, क्यूरी ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, कि मैं क्या करती हूँ कि ना, मैंने जो मटेरियल है ना जो आपने यूज कर रहे हो, ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, तो अभी मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करती हूँ। तो उसने बोला कि अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, ध्यान सुनो, अगर मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जो उसने, जब उसने एक्सपेरिमेंट करने लगी तो उसने देखा कि एक ऐसा टेम्परेचर निकल के आया, ये वाला टेम्परेचर जिसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। जब बोला कि इसने, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते गई बढ़ाते गई बढ़ाते गई, जैसे ही मैंने इससे अबव रखा ना, जैसे ही मैंने इससे टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था ना, वो कन्वर्ट डायरेक्टली हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो उसने ये बोला कि ये भैया टेम्परेचर है, इसने कट ऑफ टेम्परेचर नहीं बोला इसको, इसने अपने नाम से दे दिया क्यूरी टेम्परेचर। तो उसने बोला कि क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अबव फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सर में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। तो सर अगर मैं रिलेशन निकालने की कोशिश करूं तो मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो उसने बोला कि भाई साहब देखो, इसका मतलब कि एफ और पी की अगर बात की जाए, ये मेरा फेरोमैग्नेटिक है, मेरा पैरामैग्नेटिक है, तो सर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था सर, इसकी जाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, इसकी जाई की वैल्यू भी बच्चों पॉजिटिव होती है, लेकिन इसकी जाई की वैल्यू ज्यादा होती है, लार्ज, और इसकी जाई की वैल्यू बच्चों क्या होती है, स्मॉल। इसका मतलब क्या हमें रिलेशन पता चला? इससे इसने सोचा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से ना जाई की वैल्यू कम हो रही है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से जाई की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब जाई का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, इनवर्सली दे दिया इसने। इसका मतलब कि यहां से निकल के आए सी एक कांस्टेंट है, सी क्या है यहाँ पे लिख लेना कांस्टेंट, और टी सी क्या है बच्चों यहाँ पे, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी, जाई तो आपको पता है मैग्नेटिक सब्सट्रेक्टिबिलिटी। लिखो जल्दी से, फिर मैं लिखवाता हूँ एक दो लाइन। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? लिख लिया बच्चों? यस सर। लिखो, if the temperature of ferromagnetic substance is increased, if the temperature of ferromagnetic substance is increased, their their magnetic susceptibility will decrease, their magnetic susceptibility will decrease at a specific temperature, at a specific temperature it will behave like paramagnetic substance, at specific temperature it will behave like paramagnetic substance. This temperature is known as क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी, क्यूरी, क्यूरी का नाम क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। इसके साथ केमिस्ट्री में भी तो सुना ही है आपने, सुना कि नहीं सुना क्यूरी का नाम? हाँ भाई, सुना है कि नहीं सुना? ठीक है। अब इसके बाद आता है एक छोटा सा लॉ, क्यूरी वेज लॉ। इन्होंने एक लॉ बताया छोटा सा, और सिमिलर ही है। उसने बोला कि भाई साहब, मैं इस लेसन में थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। उसने बोला कि क्यूरी वेज लॉ ने बोला कि जो जाई है ना, रिलेशन ऐसा नहीं है, जाई का रिलेशन है 1 अपॉन में टी माइनस टी सी, ये 1 अपॉन में टी माइनस टी सी है। ठीक है, वे टी क्या है, अप्लाइड टेम्परेचर है, अप्लाइड टेम्परेचर है, और टी सी क्या है बच्चों आपका, क्यूरी टेम्परेचर। इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पहले वाले पे ही क्वेश्चन आते हैं, पर ये नाम दिया गया है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, नाम दे रखा, बाई चांस आ जाए गलती से, भरोसा थोड़ी ना। क्लियर हो गया? हाँ जी बच्चों। अब दोनों के ऊपर ग्राफ में क्या डिफरेंस है? देखो, पहले वाला ग्राफ बोलता है कि अगर टीसी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जाई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी ऐसे।
ये जाई है और ये टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पे जब टी माइनस टी सी दे दिया ना, तो इससे क्या हो गया, एक टी सी की एक लाइन ड्रॉ हो गई। इस जब टी इक्वल टू टी सी हो जाएगा ना, तभी तो जाई की वैल्यू इन्फानाइट होगी। तो इन्फानाइट ऐसे बनेगा लाइन, एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गई टी सी। बस यही फर्क आया और कुछ फर्क नहीं आया। तो पता होना चाहिए कि ग्राफ दोनों में कैसा बनेगा, बस यही फर्क है। सेम वही काम होगा, पैरामैग्नेटिक किससे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक में। बस यही है क्यूरी लॉ। तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं, देखो। बना ले सभी ने? हाँ जी बच्चों, बना लिया? यस सर। बनाओ बनाओ। हाँ यस सर। क्वेश्चन लिखो एक। सोलेनॉइड है, ठीक है, जो पहला क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे ही बिल्कुल सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है। सोलेनॉइड है, ठीक है। करंट मान के चलो 4 एम्पियर है। एन की वैल्यू ले लिया 2000 टर्न्स पर मीटर दे दिया। इजी कर दिया ये। और करेला बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया यहाँ पे खत्म। आपको वैल्यू निकालनी है। हाँ, अब यहाँ पे लेना है। हम्म, 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 हम्म। आपको निकालनी है जाई की वैल्यू। एक तो निकालनी है यहाँ से, जाई की वैल्यू निकालनी है। गिवन सोलेनॉइड इज एट 300 केल्विन, ये पहले से गिवन है। इस पे निकालनी है, ठीक है। नॉर्मल नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज। अच्छा ये भी लिख लेना कि इनकी वैल्यू उसमें होगी केल्विन में। केल्विन में लिख लेना, टेम्परेचर इन केल्विन। ये जरूरी है, कई डिग्री सेल्सियस में कर दो, लिखो। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज टू 350 केल्विन। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज टू 350 केल्विन, फाइंड जाई। जाई निकालनी, जाई निकालनी है। और क्या निकालें? निकालें एंड आई भी निकाला, दोनों में एक जाई यहाँ पे निकाला, आई यहाँ पे निकाला, ठीक है। और यहाँ पे भी जाई निकाला और यहाँ पे आई निकाला। ये करते हैं क्वेश्चन। तो देखो सर, सबसे पहले तो मेरे को, आपको पता है सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला तो बी नॉट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपने एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लगाया है। तो बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई यूज होगा, जिसमें सर एन आई करंट ये वाला। और सर जो एच नॉट होता है दैट इज बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, हम कर चुके हैं, दैट विल बी एन इंटू आई। एन की तरफ से 2000 और ये 4 तो बन जाएगा 8000 एम्पियर पर मीटर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो आई की वैल्यू। आई की वैल्यू निकालने के लिए फिर वो तो गिवन होना चाहिए। आई की वैल्यू भी गिवन देनी ही पड़ेगी। आई की वैल्यू ले लो यहाँ पे। आई की वैल्यू ले लो बच्चों, 5 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर, ये ले लो। आई की वैल्यू दे दी रखी है, ठीक है। तो एच नॉट है, आई है, तो यहाँ पे इस केस में जाई निकल जाएगा, आई अपॉन एच नॉट। आई कितना दे रखा बच्चों, 5 × 10⁻³ और ये दे रखा 8000। तो लगभग लगभग 8×6 = 48, 6.2 × 10⁻³
-7 आएगी, 3 ये रहा, 3 ये रहा, और एक यहाँ से आएगा, तो ये आ गई बच्चों। और इसकी यूनिटलेस होती है। अब ये बताओ कौन सा मटेरियल लग रहा है आपको, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लग रहा है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लग रहा है? कौन सा मटेरियल लग रहा है बच्चों आपको इस केस में? इस कौन सा लग रहा है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। सर क्लास कब मेरी कब हो गई थी कैंसिल, क्लास कब हो गई थी रिमूव? क्वेश्चन बता दिया था मैंने, क्वेश्चन बता दिया था नहीं बताया था? बता दिए सर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, आंसर भी आ गया। ये बताओ, मैं पूछ रहा था ये कौन सा मटेरियल लग रहा है आपको? पैरामैग्नेटिक लग रहा है, डायमैग्नेटिक लग रहा है, फेरोमैग्नेटिक लग रहा है, कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है मटेरियल? बोलो जल्दी। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ वंश, कौन सा मटेरियल लग रहा है ये? जल्दी आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड में नहीं आ, रिमूव क्लास से। कौन सा मटेरियल है? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कौन सा है? अभी गर्वित, कौन सा मटेरियल है ये? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरो। कौन सा? पैरो। फेरो। क्यों है फेरो, क्यों लगा तेरे को? अभी दिवस, कौन सा मटेरियल है ये? हैं? पैरा क्यों है? मैंने समझाया था कितनी बार, पैरा मैग्नेटिक है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के आसपास है, कितनी बार समझा चुका हूँ। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू लग रही है क्या इसकी वैल्यू? हाँ भी गर्वित, बहुत ज्यादा वैल्यू लग रही है क्या तेरे को ये? नहीं सर। फिर दिमाग कहाँ है? कहाँ दिमाग है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देख ले कितना कम है उसका, 5 × 10⁻³ वहीं से साफ पता चल रहा है, वहीं से साफ पता चल रहा है कि कितनी कम है। फिर कैसे बोल दिया तूने? तो जाई की वैल्यू हो गई कम। अब ये जो वैल्यू निकली है, ये निकली है कौन से टेम्परेचर पे? ये निकली है बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस पे, एट 300 केल्विन पे। ठीक है, अब आपको निकालनी है कौन से पे? 350 पे निकालनी है। 350 पे निकालनी है तो हमने देखा है जाई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो जाई एट 300 डिवाइड बाय, या फिर 350 ले लो ऊपर, जाई डिवाइड बाय 300 इक्वल टू टेम्परेचर एट 300। 300 टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन हो गया ऊपर, और नीचे हो गया बच्चे 350। तो जाई जो 350 होगा वो और भी कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, तो जो था 300 डिवाइड बाय 350 इंटू में 300 पे वैल्यू कितनी आई थी? 6.2 इंटू 10⁻⁻7। जीरो से जीरो कटा, 6/7 हुआ, 6 × 6 36, और 2 12, 237 डिवाइड बाय 7 हो गया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5.3 के आसपास वैल्यू आ रही, और भी कम हो गई है, और भी कम हो गई। अब जाई की वैल्यू बच्चे और कम होगी। अब जाई की वैल्यू चेंज होगी, आपको पता है जाई की वैल्यू चेंज होगी तो आई की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि H0 क्या है आपका?
कांस्टेंट है, एच नॉट क्या है आपका कांस्टेंट, तो आई की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों चेंज होगी। सर में आ गया, सर में आ गया सभी को। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अगर जाई की वैल्यू चेंज होगी तो आई की वैल्यू भी चेंज होगी, तो आई की वैल्यू निकाल लेना सही तरीके से। तो मल्टीप्लाई तो करनी है, 5.3 को 8000 से मल्टीप्लाई कर देना, आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो न्यू आई की वैल्यू होगी 8000 इंटू 5.3 इंटू टेंस पावर -6, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगी टेंस पावर -3, 8 या 24, 8 पंजे 40, 42, ये होगी 37 आएगी ना, 7 7 4.34, ठीक है। ये हो गया आपके नई वैल्यू आई। बस क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब लिखो, छोटा सा टॉपिक आता है बच्चों जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है बच्चों लेग बिहाइंड। लेग बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ चलना, पीछे की तरफ जाना, लेग बिहाइंड। इसका कॉन्सेप्ट समझो, देखो पहले, पहले ये बताओ कि जो हार्ड मटेरियल होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका मैंने क्या समझाया था आपको, थोड़ा बताओ जल्दी से, क्या समझाया था मैंने आपको, जल्दी जल्दी बताना। बस तुम बताओ क्या बताया था मैंने, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बताया था मैंने, पहले सॉफ्ट बताओ। सॉफ्ट डीमैग्नेटाइज इजीली बताएं, जल्दी बताएं। इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज। और हार्ड मटेरियल क्या होते हैं, थोड़ी देर तक रहते हैं मैग्नेटाइज्ड, हटाने के उनके बाद। अंदर मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका एक ग्राफ बनता है बच्चों, एक ग्राफ बनता है, तो ग्राफ समझते हैं। मान के चलो, मान के चलो कुछ ऐसा कि ये आपका एक ये आपका एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, सॉरी फेरो, फेरो पढ़ रहे हैं ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आपका, ठीक है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इस पे मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाई। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाना, जब मैंने एक्सटर्नल फील्ड जीरो लगा रखी है, जीरो लगाने से बच्चे मुझे बताओ क्या यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी। ग्राफ बनता है हमेशा बच्चे, ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा एच और आई के बीच में ग्राफ बनेगा, क्योंकि हम वहां से जाई की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जाई की वैल्यू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला बच्चे कि आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो एच और आई के बीच में करना है ग्राफ, ठीक है। अब आपको पता है रिलेशन, आपको पता है सर रिलेशन पता है, जो मेरी बी एक्सटर्नल फील्ड होती है सर, वो उसमें म्यू इंटू एच होता है। इसका मतलब जो आपने बी बढ़ाई होगी तो एच भी बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी। तो फर्स्ट केस में अगर आपकी, मुझे बताओ बी एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, तो एच भी आपका जीरो हो जाएगा, एच रहेगा ही नहीं। और जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो, तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों जीरो, क्योंकि आपने, क्योंकि हमने देख रखा है इस केस में कि ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन आपकी जीरो हो जाती है एक्सटर्नल फील्ड पर, एम जीरो हो जाएगा। एम जीरो होने से तो आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम बाय ए, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों जीरो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। इसका मतलब एच जीरो पे आई भी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। आवाज आती रहनी चाहिए मेरे पास, क्लियर हुआ नहीं हुआ। यस सर।
अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊंगा, बी बढ़ने से क्या एच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले ये बताओ, क्या बी बढ़ने से एच बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। क्या एच बढ़ने से, अरे चलो एच बढ़ रहा है, क्या आई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उस वजह से? आई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सर आई भी बढ़ेगा। क्यों सर आई क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जैसे अलाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ओवरऑल जो मेरा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो नॉन जीरो हो जाएगा, और नॉन जीरो होने की वजह से आई की वैल्यू में क्या होती रहेगी बच्चों? बढ़ती रहेगी। इसके बाद जैसे जैसे आप एच की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो इसकी वैल्यू बच्चों बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन एक चीज बताओ, पहले क्या हो रहा होगा? देखो पहले क्या हो रहा होगा, पहले थोड़े बहुत ही तो मान के चलो मैंने जैसे इसमें फील्ड लगाई तो हो सकता है भी थोड़े से लाइन होंगे, थोड़े बढ़ाता रहूंगा फील्ड तो ये वाले भी लाइन हो जाएंगे, फिर बढ़ाऊंगा थोड़े से ये लाइन हो जाएंगे। मतलब कि जैसे जैसे मैं फील्ड बढ़ाता रहूंगा बच्चों, वैसे वैसे आई की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, इस हिसाब से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। लेकिन जब वो सारे के सारे जब अलाइन हो गए, फिर थोड़ा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। अब सभी के सभी अलाइन हो गए, फिर थोड़ा बढ़ेगा। इसका मतलब कि कुछ टाइम के बाद आप कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि सैचुरेशन पॉइंट होगा। सैचुरेशन पॉइंट होगा। तो सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जिस पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? इसका अलग है, अगर मैं आगे बढ़ाने की कोशिश भी करूंगा ना तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन हमें बनाना ही नहीं है, हमें ऐसा नहीं बनाना। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मैं चाहता हूं, अब देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दी, ज्यादा बढ़ा दी थी, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट से मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहा हूं तो क्या होगा मुझे बताओ? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दूं तो एच कम हो जाएगा। एच कम होने से क्या होगा मुझे समझाओ? हाँ भाई बताओ, भाई तुम बताओ, एच कम करने से क्या हो जाएगा? अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दूं तो एच कम हो जाएगा, एच कम करने से क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी कम होगी। कम होने लग जाएगी। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये फेरोमैग्नेटिक तो है, लेकिन साथ साथ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो हार्ड फेरोमैग्नेट की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी ले आऊं तो क्या इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन ये है अब, क्या जीरो तब होगी कि नहीं होगी? उस हैं? कुछ टाइम इंस्टेंट पे बाद नहीं होगी। होगी, उस इंस्टेंट पे नहीं होगी, बाद में हो जाएगी। बाद में होगी, पर एच इक्वल टू जीरो पे तो नहीं होगी ना। इसका मतलब कि अगर मैं वापस भी लेके आने की कोशिश करूं इसको, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन देखो प्रेजेंट है कि नहीं? देखो इस पॉइंट पर, इसका मतलब कि यहाँ पे एच इक्वल टू जीरो पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन प्रेजेंट। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? सर। यस। ठीक है। इसी को ही बोलते हैं बच्चों रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी बोलते हैं बच्चे। तो मतलब कि एक ऐसी आई की वैल्यू जिस पे एच आपका जीरो बन जाए और फिर भी उसके अंदर आई प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन एट रिटेंटिव कंडीशन। एट रिटेंटिव कंडीशन, उस कंडीशन में है ये। ठीक है। अब आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, जैसे जैसे अब मैं एच को नेगेटिव ले आऊंगा तो क्या होगा बच्चों? एच को नेगेटिव लाने पे, एच को नेगेटिव लाने पे यहाँ पे जीरो बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? अब जीरो बना है। तो उसको मतलब आपने एच की वैल्यू नेगेटिव पुट करी है ना? यस और नो? आपने एच की वैल्यू क्या पुट करी है बच्चों? नेगेटिव पुट करी है। नेगेटिव पुट करने से अब ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये वाली जो वैल्यू, इसको बोलते हैं कोरिसिविटी। कोरिसिविटी, कोरिसिविटी। कोरिसिविटी बताता है कि कितनी ज्यादा कोरिसिविटी इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आपकी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए? जीरो बन जाए। तो कोरिसिविटी की वैल्यू ये होती है। अब फिर वैसे ही काम करेगा पहले की तरह, कि क्या सर कैसे? अब मैं नेगेटिव फील्ड देता रहूंगा
अब मैं क्या देता रहूंगा, नेगेटिव फील्ड देता रहूंगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो आपके नेगेटिव फील्ड थे जो इधर डायरेक्शन में पहले राइट डायरेक्शन में जा रहे थे वो लेफ्ट डायरेक्शन में अलाइन होने लग जाएंगे। तो क्या होगा सर, इनकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी बच्चों, बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी ऐसे। और जैसे मैं फिर वापस इनको क्या करूंगा, जीरो पे लेके आऊंगा, तो फिर इनके पास दोबारा रिटेंटिविटी आ जाएगी इस केस में। यहाँ पे भी क्या आ जाएगी बच्चों, रिटेंटिविटी आ जाएगी। और इसको जीरो करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जीरो करने के लिए, जीरो करने के लिए फिर दोबारा मुझे यहाँ पे कोरिसिविटी पुट करनी पड़ेगी और वापस वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां से मैक्सिमम वैल्यू पहुंची थी। ऐसे ये करता है बिहेव। तो दोबारा समझो, पहले वाला केस तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर था, सेकंड पॉइंट पर तब गया वो, यहाँ पे कब जाएगा, जब मैं एच की वैल्यू कम करने लगूंगा। जब मैं एच की वैल्यू कम करने लगूंगा, कम करते करते मैं रिटेंशन पोजीशन पे आ जाऊंगा और यहाँ पे कोर्सिव पोजीशन पे आ जाऊंगा। इसका मतलब कि कोर्सिव पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कोर्सिव पोजीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे मुझे इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा या फिर इतनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि आपकी इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन जीरो बन जाए। फिर वही जैसे पॉजिटिव केस में हुआ था एच की वैल्यू, ऐसे नेगेटिव केस में हो जाएगी एच की वैल्यू। सर में आ गया, क्या पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो, यस सर। है ना? ठीक है, तो इनकी वैल्यू लिख लो, इसको बोलते हैं एच सी, इसको क्या बोलते हैं आई आर, ताकि याद रहे आई आर, इसको बोलते हैं एच सी। ठीक है, इसको पॉइंट लिख लो, ये वाला पॉइंट था ए लगा लो, ये लगा लो बी। ए एंड बी आर सेचुरेशन पॉइंट, ए एंड बी आर सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा और साफ साफ बना रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कुछ कुछ चीजें। तो देखो, मान के चलो कि ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है आपका, इस टाइप का बनता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से जाता जा रहा। वैल्यू मैंने आपको बता चुका हूँ सबकी। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखोगे, देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखोगे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक पर्टिकुलर एच पे ना तीन वैल्यू आ रही, मान के चलो ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू है बी और ये वैल्यू है सी। चलिए ए बी सी को कैसे डिफरेंशिएट कर, देखो सी एक ऐसी वैल्यू है, बी एक ऐसी वैल्यू है, बी पे लिखो बी एक ऐसी वैल्यू है, बी इज द वैल्यू ऑफ, बी इज द वैल्यू ऑफ आई which is which is which, एक सेकेंड, एक वैल्यू है आई की जिसपे मेरा कर्व स्टार्ट हुआ, तो देखो एट विच is the value of I on a curve that was started from origin, origin से स्टार्ट हुआ था आपका, तो उस कर्व पे b की वैल्यू है। सर में आ गया, तो सर a की वैल्यू क्या होगी, देखो a की वैल्यू क्या होगी सर, a की वैल्यू वो होगी जिस पर आपका I की वैल्यू कम होने लगी है बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ h। तो a इज द वैल्यू ऑफ I on curve in which I was decreasing while increasing h, h के बढ़ाने से I डिक्रीज हो रहा था। अब c उसका उल्टा हो जाएगा, इज द वैल्यू ऑफ, इज द
वैल्यू ऑफ आई, किस पर, कौन से कर्व पर? सर उस कर्व पे इन विच आई वॉज इंक्रीजिंग वाइल इंक्रीजिंग एच, एच के बढ़ाने से आई इंक्रीज करना। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? देख लो अच्छे से। क्लियर है बच्चों? हाँ जी क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी जवाब दिया यस सर। करो। तो आपको पता है आई और एच का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों? जाई, और एच होता है ना? तो इसका मतलब कि इसके स्लोप की वैल्यू, अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं आई अपॉन एच, तो मुझे क्या देगा बच्चों? जाई देगा। इसका मतलब कि स्लोप ऑफ हिस्टैरिसीस लूप will give magnetic susceptibility। अब अगर ग्राफ देखो, इस पॉइंट से मैं अगर मैं इधर की तरफ जाऊं, खासकर मैं बोलता हूं कौन सा पॉइंट मैं लूं? ये वाला ले लूं, खासकर ये वाला लेके चलते हैं पहले। देखो यहां से देखो आई की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन आई की वैल्यू अभी भी ज्यादा ही है। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू पॉजिटिव है और लेकिन एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो जाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। कहाँ पे? डायमैग्नेटिक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा यहाँ पे भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आई की वैल्यू है नेगेटिव, एच की वैल्यू है पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों की तरफ पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि याद करो आई अपॉन एच पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आई अपॉन एच नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, और एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, तो इसमें से कौन सा आपको लगता है कि हार्ड मटेरियल हार्ड फेरोमैग्नेटिक है, और कौन सा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक कौन सा लग रहा है आपको बच्चे इसमें से? कौन सा लग रहा है इसमें? कौन सा लग रहा है बच्चों इसमें? गर्वित, कौन सा इसमें सॉफ्ट लग रहा है, कौन सा हार्ड फेरोमैग्नेटिक लग रहा है बच्चे? तो दोनों ही हार्ड लग रहे हैं। दोनों ही हार्ड लग रहे हैं तेरे को? देख ले जल्दी से, डीमैग्नेटाइज नहीं हो गए? दोनों को कंपेयर करने से बोलेगा ना कि नहीं? इजिली जल्दी हो गया ना? इट विल टेकिंग टाइम। इट जस्ट क्या होगा, बहुत जल्दी से क्या कर लिया उसने? डीमैग्नेटाइज कर दिया। तो ये बन जाएगा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, और ये बन जाएगा कौन सा बच्चों? हार्ड फेरोमैग्नेटिक। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बाकियों को? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों, जितना ज्यादा ये बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज में जितना टाइम लगाएगा ना, उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। टाइम तो लगाएगा, क्यों? कितने टाइम बाद मेरे को नेगेटिव एज देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि लिखो, यहाँ पे लिखो, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट। क्योंकि अगर आपको याद हो तो एनर्जी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई विद टाइम होता है, पावर इंटू टाइम होता है ना, याद करो आपने पढ़ा है। पावर होता है, पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर तो एनर्जी होता है। मतलब जितना ज्यादा टाइम लेगा तो उतना ही ज्यादा एनर्जी को लॉस्ट करेगा। तो सॉफ्ट करेगा कि हार्ड करेगा? अब आपको ही दिख रहा है हार्ड ही करेगा। तो एनर्जी लॉस्ट लिखो, एनर्जी लॉस्ट इन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन, एनर्जी लॉस्ट
in magnetization and demagnetization is directly proportional to area under the curve. इसका मतलब जितना कर्व जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होगा। इसका मतलब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक में एनर्जी लॉस्ट कम होगी, हार्ड फेरोमैग्नेटिक में एनर्जी लॉस्ट ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? अब मुझे एक चीज बताओ, किसके अंदर सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी होगी? अब सॉफ्ट में होगी, हार्ड में होगी? जल्दी जल्दी बताओ, किसमें सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी होगी? किसमें सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी होगी? सॉफ्ट। हार्ड। हार्ड में तो होगी। ये देखो रिटेंटिविटी बताया था, ये ज्यादा वैल्यू है, इसमें रिटेंटिविटी कम है, तो लिखो हार्ड ferromagnetic substance has high retentivity, retentivity and high coercivity. Coercivity. Thereby area become large. Thereby area become large तो एनर्जी लेस बन जाता है। फिर ये एनर्जी एनर्जी लेस को एनर्जी लॉस ज्यादा कर देगा तो एनर्जी लेस बन जाएगा। जो आपका सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक होता है उसके बाद लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोरिसिविटी होती है, उसकी वजह से एरिया क्या होता है आपका कम बनता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? लेस एनर्जी लेस होता है। मतलब कि क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे प्रेजेंट सम एनर्जी, प्रेजेंट सम एनर्जी, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रेजेंट होती है। लिख लिया बच्चों यहां तक? या ये भी लिख सकते हो लेस एनर्जी लॉस। अब इस में आ गया बच्चों, यस और नो? यस सर। तो उसको पता है कहाँ यूज करते हैं? आप आगे जाके देखोगे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो जो सॉफ्ट आयरन हार्ड मटेरियल तो बच्चों किस लिए हो गया? हार्ड मटेरियल तो आपका ये लगा लो, अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो वहां पे यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है उसको यूज करते हैं बच्चों जनरेटर बनाने के लिए। जो आपके जनरेटर होते हैं ना एक्चुअल बाहर जो आपके देखते हो जनरेटर, वो बनाने के लिए होता है। ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए यूज होता है इसका, ट्रांसफॉर्मर। अभी पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में तो पता होना चाहिए। ठीक है, सन में आ गया? सन में आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बस आपकी क्लास रह गई, उसमें खत्म कर देंगे। दो तीन क्वेश्चन करके क्लास भी एंड कर रहे हैं। लिखो देखो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। लिखो द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, the percentage increase in magnetic field within a current carrying solenoid, within the current carrying solenoid filled with magnesium, filled with magnesium, if magnetic susceptibility of magnesium is 1.2 into 10 power minus 5। निकालो परसेंटेज इंक्रीज, बोला परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड when filled with when current carrying solenoid is filled with magnesium and magnesium susceptibility दे रखी है। बताओ क्या है आंसर?
अभी आया आंसर नहीं आया पहले का? अभी भाई शायद नहीं आया। दिवस गर्वित लक्ष्य क्या कर रहे हो? एक मिनट से कर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहले फॉर्मूला तो बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अभी किया नहीं किया? गर्वित दिवस हुआ नहीं हुआ? तेरी आवाज ही पता नहीं कहाँ से आती कैसे आती पता ही नहीं चलता। हाँ भाई, गर्वित हुआ नहीं हुआ? है क्या कर रहा हूँ? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाया बताना। क्या शुरुआत क्या कर रही है? शुरुआत बताओ कैसे करा। शुरुआत तो बताओ। अरे सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तुम ही बताओ गर्वित, क्या होता है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? नहीं, एनआईए। एनआईए पढ़ा तूने अभी तक? म्यू नॉट एनआई पढ़ा है मैंने तो। नॉट है, नहीं। अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं तो किसकी वैल्यू चेंज होती है? सॉरी, मैग्नीशियम में डाल दूं, मैग्नीशियम डाल दूं तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? एन की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू चेंज होगी, म्यू नॉट किसकी वैल्यू चेंज होगी तू बता। यस सर। म्यू नॉट म्यू आर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब सर ये तो मैग्नेटिक सब्सट्रैक्टिबिलिटी दे रखी है, म्यू आर तो मुझे पता ही नहीं है। तो कितनी बार बता रखा है म्यू आर किसके बराबर होता है? म्यू आर किसके बराबर होता है? 1 प्लस जाई के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि म्यू आर की वैल्यू क्या हो गई? सर म्यू आर की वैल्यू होगी 1 + 1.2। क्वेश्चन करवा चुका हूँ। कोई नहीं बेटा, और रिमांड लेनी पड़ेगी तुम्हारी अब। म्यू आर की वैल्यू ये हो गई। अब बस सर परसेंटेज चेंज निकालनी है। ये आपका बी न्यू है एक तरीके का, बी एन। तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? बी एन माइनस बी ओल्ड डिवाइड बाई बी ओल्ड इंटू 100%। सर ये बन जाएगा म्यू आर तो यही है पूरा का पूरा। म्यू आर की जगह यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू 1 + 1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस के बी नॉट म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय म्यू नॉट एन आई इंटू में 100। म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई कैंसिल। 1 + 1.2 इंटू 10⁻⁻5 -1 भी रहेगा यहाँ पे इंटू में 100। ये भी करके वो मैंने बताया भी था इसका आंसर जाई इंटू 100 कर देना ऐसा क्वेश्चन को। जाई 100 करोगे तो 1.2 इंटू 10⁻³ आंसर है। बस परसेंटेज में ही आंसर है। बताइए, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। बहुत ज्यादा नॉन सीरियस हो रहे हो, सुधर जाओ। 2025 का अप्रैल का क्वेश्चन है यही। ये बताओ, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैचिंग करके बताओ जल्दी से कौन किसकी लिमिट होगी। जल्दी करो, जब तक क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं। तो जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका।
हो गया? हाँ जी, हुआ नहीं हुआ? हो गया। हाँ बताओ भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसकी यूनिट? थर्ड वाला। गॉस होती है, बताई थी ना, गॉस क्या होती है आपकी? गॉस होती है आपकी सीजीएस यूनिट होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब एच, एच की यूनिट बताई थी क्या, क्या होती फोर्थ। है? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये पर मीटर है। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? वेबर। और मैग्नेटिक मोमेंट की हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हो सबको? ठीक है, यस। तो रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, इस चैप्टर का टेस्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी आता है। अगर नहीं किया ना तो ये समझ लो एक क्वेश्चन तो गया आपका, क्योंकि इजी क्वेश्चन आप देख लो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे आपने इसी टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, या तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो 6-7 प्रॉपर्टी बोल देगा, लाइन बोल देगा, इसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है, बस ऐसे बोलेगा। ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लो। कल आपके डाउट क्लास है किसकी? लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, तो जो डाउट होके पूछ लेना, अभी मैं आपको सॉल्यूशन भेज रहा हूँ दोनों डीपीपी के, और तीसरी डीपीपी भेजूंगा, पर वो करनी सैटरडे तक है।